अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 और 4 की। इसमें भी हमने सेम काम करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है और उस मेथड से हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। 6x² प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन से इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होना चाहिए कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या मेरी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखी हुई है या मुझे पहले इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें भी इक्वल की राइट साइड पे 0 होना चाहिए, हमारे पास भी 0 है, और बाकी सारा कुछ जो है वो इक्वल की लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये हमारी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था इसका कि हम पहली और लास्ट वाली जो वैल्यू है, मतलब 6x² और -5 है, इसको हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा, -30x²। ठीक है, देन हमने क्या डिसाइड किया था कि हम इसमें से ये जो नेगेटिव साइन है या ये जो x² लिखा हुआ है, हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे फिलहाल के लिए, और बाकी जो नंबर बचेगा, जैसे हमारे केस में 30 है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1s are 2, 1 कैरी चला जाएगा, 2 5s are 10, फिर 3 5s are 15, इसी तरह से 5 1s are 5। तो इसका मतलब है 30 के हमारे पास तीन प्राइम फैक्टर्स बने हैं, 2 3 और 5। हमने पढ़ा था कि जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसको हमने एक और नाम भी दिया था जिसको हमने बोला था मिड टर्म ब्रेकिंग। तो हमारे पास ये मिड टर्म है, हम इसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसके दो हिस्से बना देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे दो की बजाय तीन इसके फैक्टर्स बने हुए हैं, 2 3 और 5। इसका मतलब है हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको पेयर्स की फॉर्म में बनाने की ट्राई करनी चाहिए। कैसे पॉसिबल है, अगर मैं 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आएगा और 5 एज इट इज रहने दें, तो ये आपके पास एक पॉसिबल पेयर इसका बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा पेयर कैसे बना सकते हैं, मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 15 आ जाएगा, और 2 को एज इट इज रहने देते हैं तो ये इसका दूसरा पॉसिबल पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों में से किसी एक पेयर को चूज करना है। तो उसके रूल्स क्या थे चूज करने के, वो बहुत सिंपल से थे, दोबारा से देख लेते हैं। हम ऐसा पेयर चूज करेंगे कि जिनके नंबर्स को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास दोबारा से क्या आ जाए, मेरी जो मिड टर्म है वो वापस आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें तो 6 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो ये 11 बनेगा, 6 में से 5 को माइनस करते हैं तो ये 1 बनेगा। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारी मिड टर्म ना तो 11 है और ना ही 1 है, वो तो 13 है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर है 6 और 5 वाला, ये हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर दूसरे पेयर पे चलते हैं, 15 और 2 वाले पे। 15 में 2 ऐड करें तो 17 आता है, और 15 में से 2 माइनस करें तो 13 आता है। अब हमारी मिड टर्म क्या है, वो 13 है। इसका मतलब है कि ये पेयर बिल्कुल ओके है, हम इससे काम चला सकते हैं। तो चलें इसको लिखते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करके हमने 2x और 15x में डिवाइड कर लिया। ठीक है, फिर रूल नंबर 3 हमने क्या डिसाइड किया था कि साइंस कैसे कैसे इसके लगेंगे। हमने डिसाइड किया था कि जो भी आपकी मिड टर्म का साइन होगा, जैसे यहाँ पे देखें तो प्लस है, हम अपने पेयर के ग्रेटर नंबर के साथ वो साइन लगा देंगे। ठीक है, तो हम 15 के साथ प्लस का साइन लगा देंगे। रही बात इस 2 की, तो इस 2 के साथ कौन सा साइन आएगा वो हम खुद से डिसाइड करेंगे अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए। उसके लिए भी हमने रूल डिसाइड किया था। अब देखें, अगर मैंने 15 में 2 को ऐड करना है तो फिर मुझे यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ऐड करने से हमारे पास 15 और प्लस 2 कितना होता है, 17 होता है। हमें कितना चाहिए, हमें तो 13 चाहिए। इसका मतलब ऐड तो नहीं हम इसको करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हम इस तरह से इन साइंस को डिसाइड करेंगे। ओके, देन क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर आप देखें कि कुछ कॉमन आ रहा है तो देख लेते हैं। x तो डेफिनेटली कॉमन आ रहा है, इसके अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो बाकी अंदर क्या बचेगा, 2 3s are 6, और एक x बाहर चला गया तो एक अंदर रह गया, माइनस 2 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 रह जाएगा। सेम जो आपकी टर्म नंबर 3 और टर्म नंबर 4 है, इन दोनों में से भी देखें कुछ कॉमन आ रहा है। डेफिनेटली इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 5 3s are 15 x और 5 1s are 5 इज इक्वल्स टू 0। लास्ट पार्ट में हमने ये भी देखा था कि अगर आपने सारा काम ठीक किया है तो आपका ये फैक्टर और ये फैक्टर बिल्कुल एक जैसे आने चाहिए, जैसे हमारे इस केस में आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे
इस कंप्लीट टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, डेफिनेटली इसमें भी 3x-1 है, इसमें भी 3x-1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x-1। अगर हम इसमें से 3x-1 कॉमन ले रहे हैं तो बाकी क्या बचेगा, बाकी अगर यहाँ पे देखें तो 2x रह जाएगा, तो ये 2x लिखते हैं। यहाँ पे देखें तो +5 है, तो यहाँ पे +5 लिखते हैं इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या सिनेरियो बन गया, आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक 3x-1 है और दूसरा 2x+5 है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर हमें क्या दे रहे हैं, 0। ये कब पॉसिबल है, ये दो ही केसेस में पॉसिबल है, या तो फर्स्ट फैक्टर को 0 होना चाहिए तब आंसर 0 आएगा, अदरवाइज जो सेकंड फैक्टर है उसको 0 होना चाहिए तब भी इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है यहाँ से हम दो पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, एक पॉसिबिलिटी बनेगी 3x-1 0 के इक्वल हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि अगर ऐसा नहीं है तो 2x+5 को 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -1 इस साइड पे जाके +1 हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 1/3, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सेम अगर हम इसकी बात करें तो +5 जो है उधर जाके -5 हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी -5/2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो हम अगर इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/3 और -5/2, ठीक है, और यही आपका आंसर है। अगर आप पार्ट नंबर 4 को देखें तो वो लिखा हुआ है x² -3/2x इज इक्वल्स टू 9/2। इसमें भी हम एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने इससे प्रीवियस पार्ट्स में किए हैं। सबसे पहला स्टेप उसमें क्या था कि जो भी आपका क्वेश्चन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारे राइट साइड पे 9/2 आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या होती है कि राइट साइड पे 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कुछ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखें तो ये 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम इन डिनोमिनेटर से किस तरह से अपनी जान छुड़वाएं। उसका तरीका क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी बोथ साइड्स को बाय 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 2 ही खत्म करना है डिनोमिनेटर में से, इस वजह से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी 2 से मल्टीप्लाई होंगी, यानी x² को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/2x को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इस 9/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे फायदा हमारा ये होगा कि 2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल तो -3x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 2 इस 2 से कैंसिल 9, ठीक है। अब ये +9 है, अगर मैं इसको उठा के दूसरी साइड पे लेकर आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2x² -3x और +9 इधर आके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। हम क्यों लेके गए हैं दूसरी साइड पे, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे अगर आप देखें तो हमेशा आपका 0 होना चाहिए। अब हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, अब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके लिए अगेन स्टेप नंबर 1 क्या था कि आप फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं 2x² को -9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा -18x²। देन हमने क्या डिसाइड किया था कि इसमें जो भी साइन इसका आएगा उसको हम वक्ती तौर पे इग्नोर करेंगे और ये जो x² है इसको भी इग्नोर कर देंगे। जो बाकी चीज बचेगी, बाकी हमारे पास जैसे एक नंबर रह जाएगा विच इज 18, हम इस 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो इसका मतलब है 18 के 3 फैक्टर्स बन गए, 2 3 और 3। लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड को थोड़ा सा रिवाइज करें तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाती है, लास्ट टर्म एज इट इज आ जाती है और जो मिड टर्म होती है उसको हम ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में। लेकिन हमारे पास इस केस में देखें तो हमारे पास 3 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 3। इसका मतलब हम इसको पेयर्स में बनाने की ट्राई करते हैं। पहला पेयर क्या बन सकता है, मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 3, एक पॉसिबल पेयर हमारा ये बन गया। दूसरा पेयर कैसे बना सकते हैं, हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा और 2 को एज इट इज रहने दें तो ये आपका दूसरा पॉसिबल पेयर आ गया। अब रूल्स क्या थे, कौन सा पेयर हम चूज करेंगे, रूल हमें ये बताते थे कि हम उस पेयर को लेंगे कि जिसके नंबर्स को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास दोबारा से मिड टर्म आ जानी चाहिए। जैसे अगर हम जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी उसको देखें, 9 में 2 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अगर आप अपने मिड टर्म को देखें तो वो ना तो 11 है और ना ही 7 है। इसका मतलब है कि ये वाला जो पेयर है जो 2 और 9 वाला, ये हम कंसीडर नहीं कर सकते। आते हैं दूसरे पेयर पे, 6 और 3 वाले पे। 6 में 3 को ऐड करें तो 9 आता है, 6 में से 3 को माइनस करें तो वो 3 आता है और हमारी मिड टर्म क्या है, वो भी 3 ही है। इसका मतलब है कि हम इस पेयर को
कंसीडर कर सकते हैं और इसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, सो चलें इसको लिख लेते हैं। इसको मैं लिखूंगा 6x और 3x। नेक्स्ट हमने क्या डिसाइड किया था कि हम इसके साइंस को कैसे चूज करेंगे। साइन चूज करने का मेथड ये था कि जो भी आपके मिड टर्म के साथ साइन है, आप अपने ग्रेटर नंबर के साथ वो साइन लगा दें। ठीक है, रही बात इस दूसरे नंबर की विच इज 3x, इसके साथ कौन सा साइन आएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हम इन नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं कि माइनस करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें 6x में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो तब मेरे पास 3x आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, इसका मतलब मुझे 6 में 3 को ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस की जगह पे यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो अगेन आपके पास -3x आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इन दो फर्स्ट टर्म्स की बात करें कि इनमें से कुछ कॉमन आता है कि नहीं आता, तो आप देखोगे कि इसमें से x तो डेफिनेटली कॉमन आ रहा है, साथ 2 भी कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 2 3 जार 6। ठीक है, अगर हम इन दो टर्म्स की बात करें तो इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास रह जाएगा x माइनस 3 3 जार 9 इज इक्वल्स टू 0। सो अगर इस फर्स्ट टर्म की और इस पूरी सेकंड टर्म की बात करें तो इन दोनों में से x माइनस 3 जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है, इसका मतलब मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, ये एक 2x रह जाएगा और एक ये 3 रह जाएगा। ठीक है, सो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से वही सिनेरियो बन गया कि दो फैक्टर्स हैं, एक है x माइनस 3 और दूसरा है 2x प्लस 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है। वो कैसे 0 आ सकता है, या तो उसके लिए x माइनस 3 को 0 होना पड़ेगा या फिर 2x प्लस 3 को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इनमें से वैल्यूज फाइंड करें तो -3 दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा, और इस साइड पे आए तो यहाँ पे +3 दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा, और x हमारे पास बनेगा -3/2, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, हम उसको जब राइट साइड पे लेके गए तो वो डिवाइड हो गया। तो इसी तरह से हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा +3 और -3/2। ठीक है, और यही आपका आंसर है।